चैनल गोल अचीवर्स में। और आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये कम्प्लीटली ओरिएंटेड है सिर्फ क्वेश्चंस के लिए, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ टॉपिक्स, उन्हीं से मैं आपको एंड if you like my videos and please like them and share the videos and please subscribe my channel if you haven't subscribed it yet। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने कंप्लीट जो कर लिया है वो पढ़ लिया है फोटो एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड देन हमने ड्यूअल नेचर ऑफ वेव्स भी कंप्लीट कर लिया है। आज मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। रीज़न इज़ दैट कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एज सच फ्रेम हो नहीं रहे थे, और जो फ्रेम हो सकते थे वो मैंने आपको साथ के साथ कंप्लीट करवा दिए थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस, और इसके बाद हम मूव करेंगे अपने ड्यूअल नेचर ऑफ वेव जो है उसके क्वेश्चंस की तरफ। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आई होप आप सबने ज्वाइन कर रखा होगा, तो जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैंने क्वेश्चंस आपको शेयर कर दिए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन शेयर किए हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को और कुछ और अलग क्वेश्चंस हैं उन सबको मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। वो क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करे हैं उनके तो मैं क्वेश्चंस यहाँ पर बोर्ड पर लिखूंगी साथ में और आपको करवाऊंगी, एंड जो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं उनके मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर वाइज सॉल्यूशन बताती जाऊंगी, ताकि आपका जो क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट होता है ना वो हमारा थोड़ा सा सेव हो सके। और हम सिर्फ आज जो करेंगे वो हम मेनली सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशंस पे आज हमारा मेन फोकस रहेगा। क्वेश्चंस आपके पास जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, आप वहाँ से अपना जो भी जहाँ पे भी आपका फ़ोन वगैरह में आपके पास क्वेश्चंस हैं आप वहाँ से क्वेश्चन चेक करिए और उसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन देख लीजिए अगर आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिखती हूँ जो मैंने वहाँ नहीं दिया है, और शायद मैं ये क्वेश्चन आपको पहले दे चुकी हूँ, अगर नहीं भी दे भी चुकी हूँ या नहीं भी दिया है मैं दोबारा आपको करवा देती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को, मेरा यही सजेशन है कि वीडियो को पॉज करिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए और देखिए आप कितना सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ ऑफ 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपका इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल। ये आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन है और आपका मतलब इससे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा आपका इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आता है तो देखिए आपको इसमें फाइंड क्या करना है। हमारा इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है एनर्जी, गिवन क्या है लैम्डा। आप में से बहुत से लोग इसको सॉल्व कर सकते होंगे तो प्लीज़ ट्राई, गिव इट अ ट्राई। और अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए हमने क्या पढ़ा है कि हमारा एनर्जी का जो होता है, अगर हम जब बात कर रहे हैं एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो हमने पढ़ा है 1240 अपॉन में 4, सॉरी, जब हमारा वेव, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर वेवलेंथ हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग में है तो ऊपर हमारा होता है 00, एंड अगर वेवलेंथ आपका नैनोमीटर में गिवन है तो ऊपर आता है सिंगल जीरो। अब सिंस क्वेश्चन में हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग में गिवन है तो ऊपर हमारा 00 रहेगा, डिवाइड बाय 4000, ठीक है। इसको आप जब कट करेंगे इससे ये कट हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे 3.1, ठीक है। ये ज़ीरो, ये आप कैंसिल करेंगे तो आपका ये 4 से 12 कैंसिल होगा, 3, 4 से 4 गया 1, और ये ज़ीरो ऊपर आके पॉइंट में बन जाएगा। तो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस फॉर्मूले से जब आप सॉल्व करते हैं तो जो आपकी एनर्जी आती है वो आपकी कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है, जूल में भी पूछा गया है, तो ये मैं आपको इसीलिए बता रही थी। एक सेकेंड गाइस, होल्ड प्लीज़। वोल्ट हो गया है, लेकिन जब हमें इससे जूल में निकालना है तो जूल में हमारी जब आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का ये जो चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो लिखा है, तो इससे हमारा जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर जूल में आ जाता है। तो हमारा क्या आएगा, एनर्जी 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19,
और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 4.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल आपकी एनर्जी आ जाएगी। तो ये बहुत एक आपका बेसिक क्वेश्चन था, सिर्फ समझाने के लिए था ये वाला क्वेश्चन कि हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग हमारा यूज, अगर क्वेश्चन में गिवन है वेवलेंथ तो हम ऊपर क्या लिखते हैं, नैनोमीटर गिवन है तो हम ऊपर क्या लिखते हैं, एंड अगेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर कब आता है, एंड अगर आपसे जूल में पूछा जाता है तो आपका जूल में आंसर निकालने के लिए हमें कैसे कन्वर्ट करना पड़ता है। ये आपकी कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमारी इस क्वेश्चन से क्लियर हो गई हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड इसका भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, और जो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, एंड कैसे सॉल्व कैसे निकाल सकते हैं उसको आप बहुत इजीली कर पाएंगे, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। एक सेकेंड, लेट मी क्लियर द कैनवास। होल्ड ऑन गाइस। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो है वो बेस्ड है, जो हमारा पावर निकालने का जो फॉर्मूला होता था, जो हमने पावर निकालने वाला फॉर्मूला पढ़ा था उस पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। एक सेकेंड, क्या क्वेश्चन है हमारा, देखिए, द पावर ऑफ 60 milliwatt and wavelength of 6000 Armstrong of light. Calculate the number of photon. Calculate the number of photons या फिर सेकेंड, calculate the number of photons per second emitted from लाइट सोर्स। ऑब्वियसली बात है लाइट सोर्स से ही होगा, वो हमारा एमिट करेगा फ्रॉम द लाइट सोर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप मैं सजेस्ट करूँगी, बल्कि सजेस्ट नहीं करूँगी, मैं आप लोगों से यही चीज़ कहूँगी कि आप इसको पॉज कीजिए, खुद सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो प्लीज़ गो टू द नोट्स और वहाँ से एक बार नोट्स को आप चेक करिए एंड देन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इस फॉर्मूले से ना। फिर अगर नहीं समझ में आता है तो मैं यहाँ पर आपको करवाई रही हूँ। तो देखिए, हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमारी जो एनर्जी होती है अगर हम उसको इक्वेट कर देते हैं पावर के इक्वल, बेसिकली एनर्जी इज़ व्हाट योर पावर इज। एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या होता था, hc/λ होता था, हमने अभी तक ये पढ़ा है। अब अगर हमें नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना है तो हमारी जितनी ज़्यादा पावर होगी, हमारी पावर होगी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स निकलेंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, वैसे तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया है, वहाँ पे सॉल्व भी करके दिखाया है, लेकिन जस्ट फॉर याद रखने के लिए इसको मैं इस तरह से लिख के दिखा रही हूँ आपको, ताकि अगर बाई चांस आप एग्जाम में भूल भी जाते हैं फॉर्मूला तो आपको एटलीस्ट ये ट्रिक पता हो जिससे आप निकाल सकेंगे। एनर्जी और पावर एक दूसरे के बराबर ही हो गया, उनका फॉर्मूला हो गया hc/λ, एंड जितनी ज़्यादा पावर उतने ज़्यादा हमारे फोटोन्स निकलेंगे, तो हमारा nhc/λ हमारा इसका फॉर्मूला आ गया। अब हमें निकालना है हमारे कितने जो है इलेक्ट्रॉन्स इसमें से, मतलब फोटोन्स हमारे कितने इसमें से इमिट करेंगे, कितने फोटोन्स हमारे इजेक्ट हो जाएंगे। तो देख लीजिए, इसके लिए फॉर्मूला हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर देंगे। लैम्डा हमारा ऊपर चला जाएगा पी के साथ, पावर इंटू वेवलेंथ अपॉन में हमारा hc आ जाएगा। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अब इसको आपका पी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, यहाँ पर देखिए 60 मिलीवॉट, 60 मिलीवॉट आपको दे रखी है। 60, अच्छा आप यहाँ पे ये देखिए 60 मिलीवॉट दे रखी है। इसको वॉट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मिली दे रखा था, मिली का मतलब क्या होता है -3। अगर सपोज 60 किलोवाट दे रखा होता तो आप क्या करते, 60 × 3 करते, क्योंकि किलो का मतलब क्या होता है 3 प्लस का 3। इसको फिर वॉट में कन्वर्ट करने के लिए वॉट आ जाएगा, तो 60 × 10⁻³ इंटू आपका कितना आर्मस्ट्रॉन्ग दे रखा है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग अपॉन में hc। देखिए hc को हमने जब एनर्जी वाला फॉर्मूला था वहाँ पर भी हमने कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू जो थी वो हमने 1240 निकाली थी, और आर्मस्ट्रॉन्ग के केस में 00।
तो हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे भी रख सकते हैं, ये रख दिया हमने। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 से गया 2 0, इसको अगर आप करेंगे तो ये आपका कितने पे जाएगा, 4 1 जा 4, 15 जा पे, और ये जाएगा 6 and 1 31 पे। अब देखिए ये आगे कुछ कट सकता है, नहीं कट रहा है कहीं पे भी, तो इसको सिंपल आपको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके और इससे डिवाइड कर आपको इसका आंसर जो आएगा वो लिखना पड़ेगा कैलकुलेट करके, फोटोन पर सेकेंड। इतने आपके फोटोन पर सेकेंड आ जाएंगे फिर। ओके, ये आपका फोटो। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, रुकिए सुनिए, आप यहाँ पर इसको मत लगाइए, इसको ऐसे मत लगाइए, आप इसको सिंपल एच और सी की वैल्यू ही पुट करके एक जो आपका बनेगा आप उसको बना लीजिएगा फॉर्म को। रीज़न इज़ दैट कि आपको ना फोटोन्स पर सेकेंड निकालना है यहाँ क्वेश्चन में। तो आपको इस, अगर हमने 60 मिली वॉट को वॉट में कन्वर्ट किया था क्योंकि हमें पर सेकेंड निकालना है, सेकेंड के साथ हमारा जो यूनिट चलती है वो वॉट चलेगी। सिमिलरली वेवलेंथ की यूनिट आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं चलेगी, वेवलेंथ की यूनिट भी हमारी मीटर चलेगी। तो हमें इसको भी 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड नीचे भी एच और सी की आप कंप्लीट वैल्यू लिखिए, 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8, और उसके बाद इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। एंड प्लीज़ इस वाले क्वेश्चन का जो भी आंसर आएगा ना, प्लीज़ मुझे इसको बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर, क्योंकि मैंने इसका आपको सॉल्व करके आंसर नहीं बता रही हूँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, फालतू का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना पड़ेगा आपको, उसको खुद सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको ये वाला जो है, आपको पावर निकालने का और सिंपल सी एनर्जी अगर आपको गिवन है उससे वेवलेंथ निकालने का आपको तरीका समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और मैंने आपको होमवर्क में दिया था, वो आपका जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन हमें पता है, एक इक्वेशन जो हमने पढ़ी है कि हमारा जो एनर्जी होती है, फोटोन की जो एनर्जी होती है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस जो वर्क फंक्शन होता है इसके इक्वल होती है। इस पे बेस्ड मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन आपको दिया है जिसमें वेवलेंथ थी 400 नैनोमीटर एंड एनर्जी थी आपकी कुछ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी थी, ये या एनर्जी थी, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन दिया था, वो आप में से कुछ लोगों ने सॉल्व करके उसका आंसर दिया था, कुछ ने नहीं दिया था, और उसको मैंने फिर आपको शायद जो लेक्चर मैंने लिया था नेक्स्ट उसमें पढ़ाया भी, उसका सोल्यूशन भी बताया था। अगर नहीं बताया था तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं बता दूंगी उसका सोल्यूशन भी आपको। उस क्वेश्चन को इसीलिए मैं अब नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो मैं पहले आपको दे चुकी हूँ, अब मैं कोई और क्वेश्चन आपको पिक करती हूँ। एंड हाँ, वन मोर थिंग, एक स्टूडेंट है आस्था सक्सेना नाम है उनका, तो उन्होंने जो मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस दिए थे, जो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ाया था, ड्यूअल नेचर वाला जो चैप्टर था, इसमें मैंने 3 क्वेश्चंस दिए थे जिसका सॉल्यूशन, जिसके आंसर जो दिए थे कमेंट बॉक्स में, वो उनका नाम है आस्था सक्सेना। सिर्फ इन्हीं के ही मुझे आंसर्स जो है वो मिले थे इस चैप्टर के क्वेश्चंस के। तो आस्था, आपका जो फर्स्ट आंसर था ना वो करेक्ट है, बाकी दोनों में आपका फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों आंसर्स आपके करेक्ट थे। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर था वो इनकरेक्ट था। और यहाँ मैं इस वीडियो में आपके आंसर्स इसलिए आपका जो है यहाँ पर बता रही हूँ सही है या नहीं, इसका रीज़न ये है कि कमेंट बॉक्स में आपका मुझे नोटिफिकेशन में शो हो रहा था कि आपने आंसरिंग करी है, वहाँ पर मुझे आपका कमेंट भी दिख रहा था, लेकिन रिप्लाई करने के लिए जब मैं आपका कमेंट ओपन कर रही हूँ तो वो कमेंट जो है ना वो ओपन नहीं हो पा रहा है। अब या तो वो कमेंट शायद आपने डिलीट कर दिया है या जो भी रीज़न है उसका। तो ये है आपका जो है आंसर, फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, सेकंड गलत है आपका। वो क्यों गलत है, वो जब मैं आपको ड्यूअल नेचर वाला चैप्टर करवाऊंगी ना, जब इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी तब मैं इन क्वेश्चंस को भी साथ में ले लूँगी और तभी बता दूंगी कि क्या सही होना चाहिए उसका आंसर और क्या आपने उसमें मिस्टेक करी होगी सेकेंड वाले क्वेश्चन में। और अगर आप चाहें तो आप दोबारा से उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को कमेंट कर सकती हैं। आपके फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन जो था उसका सॉल्यूशन सही था। ओके, तो मैं मूव करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द क्वेश्चन इज कि द फंक्शन ऑफ अ मेटल, ऑब्वियसली बात है कोई मेटल के सरफेस होगा, ऑफ अ मेटल इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है आपका वर्क फंक्शन। एंड वेवलेंथ आपकी जो है ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो आपकी मेटल सरफेस पे जो फोटोन आ रहा है, इस फोटोन का जो आपका वेवलेंथ है वो है 4.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। फाइंड क्या करना है इसमें, आपको फाइंड करना है आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इमिशन। जो हमारे फोटोन्स निकलेंगे, ये आपका मेटल सरफेस है,
इस पर ये फोटोन आया और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ या फोटोन इमिट हुआ, उसकी जो आपकी एनर्जी होगी, इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपको बतानी है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको कुछ नहीं पता है, आपको फॉर्मूला याद ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है फॉर्मूला क्या होता है, आपको नहीं पता। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा था, हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता था hc/λ, इससे हमने पावर का एंड वो भी नंबर ऑफ फोटोन निकालने का फॉर्मूला अपना आप बना लिया था। तो सिमिलरली अब सोचिए इस क्वेश्चन में भी आपको फॉर्मूला नहीं पता है, सिर्फ आपको क्या पता है, आपको एक कॉन्सेप्ट पता है। कॉन्सेप्ट क्या पता है आपको कि आपका जो मेटल सरफेस होता है, इस पे जब आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में फोटोन आता है, तो इस फोटोन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, कितनी, कि वो इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो। ठीक है, वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो, प्लस वो एनर्जी इतनी हो कि वो इसको काइनेटिक एनर्जी इतनी प्रोवाइड करा सके कि ये इलेक्ट्रॉन जो है बाद में मूव कर जाए। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर एनर्जी आई सिर्फ इतनी हुई कि जितना इसका वर्क फंक्शन था उससे ज़्यादा एनर्जी हुई या उसके बराबर एनर्जी हुई, तो इसको मिला कि ये एमिट तो होगा इलेक्ट्रॉन। सपोज ये आपकी सरफेस है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से फोटोन आया, ये वर्क फंक्शन के बराबर इसने एनर्जी दे दी और एकदम से यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ। अब सिंस इसमें सिर्फ इतनी ही एनर्जी थी कि ये वर्क फंक्शन को क्रॉस कर पाया, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर जा पाएगा, कहीं नहीं, वापस जाएगा, वापस यहीं गिर जाएगा। ये हमारा इसके साथ ये ऐसे अटैच रहता है, मैंने आपको बताया था। तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा, ये थोड़ा सा बाहर निकलेगा। सपोज ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये बस थोड़ा सा बाहर निकला और फिर ये वापस आ जाएगा, थोड़ा बाहर निकला और फिर ये वापस आ जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, आपका एक मूवमेंट करने के लिए आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या मतलब है, आपका फोटोन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना, आपका करंट फॉर्म होना। तो इस केस में तो आपका करंट निकलेगा नहीं, अगर आपका सिर्फ वर्क फंक्शन को क्रॉस करा उसने और बाहर निकला और फिर वापस आ गया, तो करंट तो फ्लो नहीं करा, तो इसको तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह ही नहीं सकते। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही हम तब कह सकते हैं जब हमारा ये जो फोटोन आया है, ये जो फोटोन हमारी आया है, इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये वर्क फंक्शन को भी क्रॉस करवा रहा है, साथ में इतनी एनर्जी दे रहा है कि ये फ्लो कर पाए, ये मूव कर पाए, और मूव करने के लिए इसको जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस फोटोन के पास जो हमारी एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी हमारी कितनी होनी चाहिए कि वो हमारा वर्क फंक्शन को क्रॉस करवा सके और फिर उस इलेक्ट्रॉन को मूव करवा सके, इन दोनों के इक्वल। तो अब हम ये लिख देते हैं, हमें चाहिए इतनी एनर्जी कि हमारा भैया वर्क फंक्शन क्रॉस करवाएगा, फिर उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें शो करना है, इलेक्ट्रिसिटी हमें फ्लो करवानी है, करंट फ्लो करवाना है। तो इसके लिए हमारा इलेक्ट्रॉन का मूव करना ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, और मूवमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी आ सके, दो पार्ट्स में टूटता है ना, मैंने आपको बताया था। अब एनर्जी ऑफ फोटोन हमने पढ़ा था क्या होती है, एच म्यू, या फिर हम उसको लिख सकते हैं hc/λ। अब आपका क्वेश्चन में क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, आपका गिवन है वेवलेंथ, तो हम क्या लिख देंगे इसकी जगह, हम लिख देंगे सिर्फ hc/λ, है ना। hc/λ इक्वल्स टू वर्क फंक्शन, हमें क्वेश्चन में गिवन है, हम लिख देंगे वर्क फंक्शन, प्लस हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालनी है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या मिनिमम काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, देखिए इसमें क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का तो मतलब वही है ना, जितनी मैक्सिमम इसने एनर्जी दी होगी। अब मैक्सिमम एनर्जी जब इसके पास मिली होगी इसको, तभी फिर ये मूव कर गया होगा, और मतलब वर्क फंक्शन क्रॉस कर गया होगा और मूव कर गया होगा। तो इस फॉर्मूले के सॉल्व करके जो एनर्जी मिलती है आपको, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही मिलती है। आप चाहें तो यहाँ लिख दीजिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहे तो लिख दो, और ये आपका वर्क फंक्शन इधर आ जाएगा उठ के, hc/λ प्लस का इधर आके माइनस का 5, ये बन जाएगा आपका। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ अब हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखिए अब जब हम इसमें अपनी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा मीटर में। अच्छा एक चीज़ और देखिए, मैं यहाँ आपको बताती हूँ एक चीज़ छोटी सी। आपका वर्क फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। आपको एनर्जी निकालनी है, ये आपको ऑप्शंस चेक करना पड़ेगा एनर्जी आपकी किस में गिवन है। अगर एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है,
या जूल में गिवन है या किस फॉर्म में गिवन है, ठीक है। अब सपोज हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी निकालनी रहती तो हम अपना जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बोल दिया था, मैंने आपसे बोला था कि इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करके देखिए। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मैं आपको ना ट्रिक भी बताती चलती हूँ साथ में, बाद में फिर ट्रिक बताऊंगी तो कंफ्यूज, फिर आप कहेंगे कि अच्छा क्या समझ नहीं आएगा फिर। देखिए एक मिनट, ये रेज हो जा भाई। देखिए अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है hc/λ, इसको हम 1240 अपॉन में लैम्डा कब लिखते हैं, जब हमारा नैनोमीटर का केस होता है, ठीक है। और हम 12400 कब लिखते हैं, जब हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग का केस होता है। एंड मीटर के केस में अब हम क्या लिखेंगे बताइए, मीटर में हमें इसको मीटर में ले जाने के लिए हमें 0.000 कुछ मतलब इतना लाके कि ये नैनोमीटर से मीटर में लाने के लिए 10⁻⁻9 होता है। तो 9 टाइम आपको कितना है आपका 1 2 3 4 5 0 लगाने पड़ेंगे एंड देन 124 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको मीटर में लिखने के लिए करना पड़ेगा, लेकिन फिर इसको ना सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो इसीलिए हम ऐसा कर सकते हैं क्या, थोड़ा अपना सोल्यूशन इजी बनाने के लिए -7 मीटर लिखा हुआ था, इसको ही अगर हम आर्मस्ट्रॉन्ग या नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दें, जो भी आपको ज़्यादा सूटेबल लगे। सपोज मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ नैनोमीटर में, या फिर आप चाहें तो आप इसको मीटर में, इसमें आर्मस्ट्रॉन्ग में भी कन्वर्ट कर देते हैं, वॉट एवर यू फील ओके विद, आप उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। तो अब सिंस हम ज़्यादातर जो वैल्यूज़ लेते हैं वो आर्मस्ट्रॉन्ग्स में ही लेते हैं, तो मैं इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर देती हूँ। आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होती है 10⁻⁻10। अब 10⁻⁻10 कब आएगी जब आप क्या करेंगे, इधर कुछ एक्स्ट्रा ज़ीरोस लगाएंगे। तो 10⁻⁻10 लगाने के लिए यहाँ पर कितने ज़ीरो लगाने पड़ेंगे आपको, 3 ज़ीरो। 4 पॉइंट मतलब इस पॉइंट ज़ीरो क्या लगाना होता है आपको, पॉइंट को इधर शिफ्ट करना होता है, ठीक है। जब आपकी इधर वैल्यू कब इंक्रीज़ होती है, आई होप कि ये चीज़ आपको आती होगी कि 10 कैसे चेंज या कम हम ज़्यादा करते हैं, फिर मैं बता देती हूँ। अब सपोज आपकी 10⁻⁻7 है, इससे आपको 10⁻10 पे जाना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप पॉइंट को हमेशा शिफ्ट करना होता है, नहीं है तो लगाना पड़ता है। और लगा के शिफ्ट कितना आप करते हैं, किस साइड शिफ्ट करेंगे, अगर आपको कम माइनस की वैल्यू से ज़्यादा माइनस की वैल्यू पे जाना है आपको, तो आप राइट साइड शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब सपोज आपको 10⁻10 गिवन होता और 10⁻7 पर आपको जाना होता, तब आप पॉइंट को किधर शिफ्ट करते, तो आप पॉइंट को शिफ्ट करते लेफ्ट की तरफ, ओके। ये मैं ना क्वेश्चन के बीच में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताती जा रही हूँ, और इसको बताने का रीज़न यही था कि हमारा सिर्फ फॉर्मूला रट के या क्वेश्चन देख के 2-4 इजी क्वेश्चन करने से नहीं होने वाला था। फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा यूनिट सेम होना, फिर ये चेंज करना। अब मुझे पता है ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई भूल गया होगा तो उसके लिए मैंने बता दिया है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि मीटर से आपको बेटर है कि आप मीटर में लग के और ऐसे सॉल्व करने से बेटर है आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। बाकी आप क्वेश्चन के हिसाब से देख सकते हैं। अब सपोज अगर इस क्वेश्चन में ऐसे की बजाय कुछ 0.00048 ऐसे लिखा होता तो आपको मीटर में सॉल्व करना ज़्यादा ईजी पड़ता। अब सिंस 10⁻⁻7 की फॉर्म में लिखा है तो हम आर्मस्ट्रॉन्ग में सॉल्व करने के देख लेंगे या नैनोमीटर में सॉल्व कर लेंगे। मैं अभी आपको आर्मस्ट्रॉन्ग में बता रही हूँ। तो मैंने क्या बताया, 10⁻⁻7 से मतलब -7 से आपको थोड़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू -10 की तरफ जाना है, या अगर आप माइनस में बात करें तो छोटी वैल्यू। तो हमारा पॉइंट किधर शिफ्ट होता है, राइट साइड डायरेक्शन में। मतलब आपका 4.8 अगर इंटू 10⁻⁻7 है, तो आपको 10⁻⁻10 पे जाने के लिए कितना ज़्यादा जाना है, आपको 3 ज़्यादा जाना है। आप तो इसका मतलब आपको 3 टाइम्स पे अपना पॉइंट शिफ्ट कराना पड़ेगा। एक शिफ्ट कराया आपने, पॉइंट यहाँ आ गया। अब पॉइंट आगे कुछ नहीं है तो अब आप आगे 0 लगा देंगे, लेकिन आपको 3 बार शिफ्ट कराना है, तो आपका दूसरा आ गया, तो आपने यहाँ लगा दिया आपका। तो कितना शिफ्ट आ गया आपका, 1 नंबर शिफ्ट हुआ आपका, दूसरा नंबर शिफ्ट हुआ आपका, और फिर यहाँ आगे लिया है तो ये आपका तीसरा नंबर शिफ्ट हो गया। अब इसके आगे पॉइंट लगा दो, अगर आप 0 लगा दोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, तो आपका फाइनल नंबर कितना पड़ जाएगा, इतना। आया समझ। शिफ्ट करने के बाद यहाँ तक के हमारे 0 आते जाएंगे, और इसके बाद पॉइंट के बाद तो फिर अगर 0 है नहीं है तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो हमारा 3 शिफ्ट की वजह से जो बना वो क्या बन गया, 4800। क्या आया आपका 4800 इंटू 10⁻⁻10 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आपका आ गया वैल्यू चेंज करने की वजह से, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
अच्छा, यहाँ से आर्मस्ट्रॉन्ग की आपने 10⁻⁻10 मत लिखिए यहाँ पे, एक सेकेंड। अरे यार क्या है इसको, यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा ना वो सिर्फ 4800 आर्मस्ट्रॉन्ग आएगा। रीज़न इज दैट, देखिए 4.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर था, इसको जब आप कन्वर्ट कर कर ले गए 10⁻⁻10 4800 पे, ठीक है। तो अब ये इतना मीटर हो गया, लेकिन हमें आर्मस्ट्रॉन्ग में करना है तो हम 10⁻⁻10 की जगह आर्मस्ट्रॉन्ग लिख देंगे अपना पूरा आर्मस्ट्रॉन्ग। ये हमने लिख दिया, ये आ गया। अब आई होप कि आपको वैल्यू कन्वर्जन समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। मैं अब इस पार्ट को ना इरेज कर देती हूँ। अरे हो जा भाई इरेज। देखिए अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देती हूँ। हमारा लैम्डा कितना आ गया अब 4800 आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड वर्क फंक्शन हमें पता है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी के फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमें क्या पता है hc/λ, hc/λ, hc की जगह आर्मस्ट्रॉन्ग के केस में हम क्या लिख सकते हैं 12400 अपॉन में नीचे 4800 आ जाएगा, माइनस वर्क फंक्शन आपका क्या है 2.3। इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा आपका 1231। अभी आगे कर सकता है, नहीं कर सकता है। इधर एलसीएम लेके देखिए आप, 331 माइनस इसको अगर आप करेंगे तो देखिए, सॉरी, अगर आप लोग का मैथ अच्छा है और आप लोग जल्दी कर सकते हैं तो वेरी गुड। मैं थोड़ा सा ऐसे लिख के करती हूँ, एक तो उसमें ना गलती के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, आपकी गलतियाँ नहीं होती हैं ऐसा करने से। 27.6/12, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर आएगा 10 में 7 गया 3, 3.4/12। और इसको और आपका ऐसे तो पढ़ नहीं सकते, तो अब आपको क्या लगाना पड़ेगा 3.4/12 है। अगर आप ऐसे पढ़ नहीं सकते तो आपको एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाने से इधर खिसक जाएगा। अब आप इसको कर सकते हैं डिवाइड, तो आपका किस पे जाएगा 2 पे जाएगा, 2 24, कितना बच गया 10 गया। एक और आप लेंगे कैरी तो आपका करीब करीब 8 पे चला जाएगा, तो आपका ऑलमोस्ट 0.28 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर क्या है आपका, जो आया है एनर्जी की वैल्यू कितनी आई है 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सपोज मैं इसको आपसे जूल में पूछ लूँगी तो आप क्या करेंगे 0.28 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये आपका जूल में आ जाएगा, ठीक है। इस एक क्वेश्चन से हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं और आई होप कि आपको वो सब समझ में भी आ गए हैं। एंड डोंट थिंक कि हमने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करे हैं अभी तक, लेकिन पॉइंट इज दैट कि हमने 2 क्वेश्चंस में सीखा बहुत कुछ है। पहले आपको 2-3 क्वेश्चंस में आपने फॉर्मूला बनाना सीख लिया, फिर आपने उसको अपने आप से आगे सॉल्व करना सीख रहे हैं। अब एक और मैं आपको थोड़ा इजी क्वेश्चन देती हूँ, एक इजी क्वेश्चन देती हूँ। अरे यार इसको क्या हो जाता है बोर्ड को, अब मैं आपको ना एक इजी और एक थोड़ा सा टफ नहीं बोलूँगी, बट हाँ मैं एक क्वेश्चन ऐसा दूंगी जिसमें आपका ना ऑलमोस्ट काफ़ी सारा फॉर्मूला आपका कवर हो जाएगा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो वो दोनों मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगी और उसके बाद फिर हम चलते हैं उन होमवर्क क्वेश्चंस की तरफ जो मैंने आपको आज टेलीग्राम ग्रुप पे, आज नहीं सॉरी कल टेलीग्राम ग्रुप में जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन शेयर किए थे। एंड आई होप कि उसमें से आप लोगों ने कुछ कुछ सॉल्व करने की कोशिश करी है। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप में से किस किस ने उसको सॉल्व करने की कोशिश करी है। एंड बी ऑनेस्ट विद द थिंग कि आपने सॉल्व करने की कोशिश की है नहीं है, पता चल, क्योंकि ना पता है मैं आपका मैथ्स और इंग्लिश वगैरह रीजनिंग की भी क्लासेस स्टार्ट करने की सोच रही हूँ, मगर थिंग इज़ दैट कि मैं आपको जो मैथ्स एंड फिजिक्स का ही होमवर्क देती हूँ ना उसका सोल्यूशन नहीं आप लोग देते हो, तो फिर मैं और चीज़ें स्टार्ट कर दूँगी तो पता चले कि वो होता है ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का वाला हिसाब हो जाए कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट अब्यूजिंग यू गाइस, बट आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जाम्पल कि वो वाला हिसाब हो जाए कि पता चले कि फिजिक्स एंड मैथ्स का टेक्निकल भी ना हो पाए हमारा ढंग से, नॉन टेक तो फिर हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैं आपको सब कुछ नहीं इकट्ठा एक साथ करा रही हूँ, पर फिर भी 2-4 दिन में मैं आपका शुरू करवाऊँगी, अदरवाइज़ तो फिर ज़्यादा देर हो जाएगी ना, फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा हमारा सिलेबस।
और सिलेबस तो कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके बाद एक हमें रिवीजन भी करना ज़रूरी है। इसीलिए मैं पता है आपको क्वेश्चंस ये साथ के साथ देती हूँ, ताकि आप पढ़ें और साथ के साथ क्वेश्चंस करें, और आपके जो भी डाउट है आप साथ में ही क्लियर करते चलें। बात के लिए कुछ इकट्ठा ही ना हो, फिर आपको वरना ना बाद में ना बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता है करने के लिए। मुझे पता है अभी कुछ लोग के साथ प्रॉब्लम ये वाली है कि आरआरबी एनटीपीसी वाला चल रहा है और एसएससी वाला भी आप लोगों के पेपर चल रहे हैं बहुत से बच्चों के, तो उसमें कुछ हो नहीं सकता है। अभी हमें गिवन है स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन, इतना गिवन है हमें और ये हमारा जो गिवन है ये हमें क्या गिवन है, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल हम कैसे डिनोट करते हैं, वी नॉट से, मैंने आपको बताया था, आपको मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं क्या हमारी एनर्जी निकालने का नॉर्मल सा हमें फॉर्मूला पता होता है। अब यहाँ पर हमारा क्या बात की गई है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट है, वो आपका किसके इक्वल होगी बताइए। जो आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये आपकी उस एनर्जी के इक्वल होगी जो आपको इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में लग रही थी, काइनेटिक एनर्जी को जो मूव कराने में लग रही थी। ई नॉट इक्वल्स टू के ई करके हमने लिखा था इसको, फिर के ई की जगह हमने एच सी बाय लैम्डा ई वी नॉट ये लिख दिया था, या फिर इसकी जगह आप एच न्यू भी लिख सकते हैं, एंड देन फाइनली वी नॉट को आप एच सी बाई ई वी नॉट भी लिख सकते हो। पर सिंस हमें इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये वाला फॉर्मूला है वो हमें डायरेक्टली स्टॉपिंग पोटेंशियल ही गिवन है। तो देखिए हमारी एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लस वर्क फंक्शन। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 10.4 वोल्ट, और आपका जो 10.4 वोल्ट एंड आपकी जो ये है वर्क फंक्शन जो है, देखिए आपका ये गिवन है कितना 10.4 वोल्ट, और साथ में ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। डोंट फॉरगेट दिस थिंग, स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ इतना होता है आपका, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दिस वी नॉट, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो इक्वल होती है वो इक्वल होती है आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है यहाँ पर कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल है इलेक्ट्रॉन इनटू वी नॉट के, जिसमें आपका वी नॉट है सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। वी नॉट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, एंड ई आपका ये जो है इलेक्ट्रॉन को आपका दर्शाता है, जिसको जब आप क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू रख देते हैं। पर फिलहाल हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो हमने ये ई एज इट इज़ यहाँ लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने ई वी नॉट लिखा, ई की जगह हमने एज इट इज़ ई लिख दी, और स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें 10.4 गिवन था, हमने ये लिख दिया, प्लस वर्क फंक्शन हमें कितना गिवन है 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें वर्क फंक्शन गिवन है, तो हम ये लिख देंगे 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमने राइट डाउन कर दिया। इस वाले को अगर आप री राइट करेंगे तो आप ये लिख सकते हैं 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लिख सकते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपकी एनर्जी कितनी आ गई 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन इजी था, बहुत सिंपल था, इसमें कुछ आपको ज़्यादा नहीं करना था। हमें निकालना है वेवलेंथ, निकालना है ना अभी, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन यूज्ड। ओके एक सेकेंड, वो तो अब इजी है, आप लोग इजीली कर लेंगे। इसमें मेन आपको ये काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो रिलेशन है ना, ये आपको एग्जैक्टली समझाना था कि इसको हम क्वेश्चन में किस तरह से यूज़ करते हैं, ये समझाने के लिए इस क्वेश्चन को लिया गया था। क्वेश्चन बहुत ईजी है। आपका क्या पूछा गया है, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन यूज्ड। अब अगर आपसे देखिए पूछा जाता है कि कट ऑफ आपको वेवलेंथ बताना है, या इस टाइप से कुछ आपसे पूछा जाता है, तो वो आपका ये वर्क फंक्शन वाली जगह पर आता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ, इस तरह से कुछ, या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी उस वक्त क्या वेवलेंथ होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ आपका इमीडिएट। अगर आपसे इमिटेड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कोई चीज़ पूछी जाती है ना, उसका वेवलेंथ चाहे फ्रीक्वेंसी चाहे एनर्जी, तो वो आता है आपका इस काइनेटिक एनर्जी की जगह। अगर थ्रेशोल्ड से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है ना, थ्रेशोल्ड चाहे आपका वेवलेंथ हो गया, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी, थ्रेशोल्ड से रिलेटेड आपका वेवलेंथ हो गया, चाहे फ्रीक्वेंसी हो गई, चाहे एनर्जी हो गई, तो वो आता है आपका वर्क फंक्शन की जगह। ओके, ये इमिटेड से रिलेटेड चीज़ आएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी की जगह, थ्रेशोल्ड से रिलेटेड चीज़ आएगी आपकी वर्क फंक्शन की जगह। और अगर आपसे इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है, जो आपकी इंसिडेंट वे है,
इंसिडेंट रे है जो, ये जो आपका मेटल सरफेस होता है इस पे जो आपका फोटोन आता है, ये जो इंसिडेंट वन है, अगर इसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी कुछ भी पूछा जाता है अगर आपसे, तो वो आता है आपका इस एनर्जी की जगह। ओके, अब हमारा सिंस हमें क्या पूछा है, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन यूज्ड। रेडिएशन यूज मतलब जो रेडिएशन आपने यूज करी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, मतलब आपकी इंसिडेंट रेडिएशन। तो इंसिडेंट रेडिएशन निकालना है, वेवलेंथ हम डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते थे, hc/λ आप लेके सॉल्व कर सकते हो, पर सिंस ये एनर्जी लेकर सॉल्व कर लिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे, अब एनर्जी को आप hc/λ से इक्वेट कर दीजिए, तो ये आपका वेवलेंथ आ जाएगा। इसका हमें अपना पता ही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। अगर हमें अपनी वेवलेंथ ऑप्शंस में आर्मस्ट्रॉन्ग में दे रखी है तो हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 12400, नैनोमीटर में दे रखी है तो हम लिखेंगे 1240, और अगर मीटर में दे रखी है तो इसी हिसाब से इसको हम 0.0005 बार एंड 124 हम ये लिख देंगे। तो इसको आप अपॉन में वेवलेंथ की वैल्यू लिखेंगे, वेवलेंथ आपका कितना आएगा आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये लैम्डा इधर आ गया, 12400 अपॉन में 12.1, आपका ऑलमोस्ट इसको काटेंगे तो आपका कुछ 1024 आएगा, आई गेस इतना आ जाएगा आपका आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको कट करेंगे ना तो 1 ये जाएगा नहीं 0, फिर ये डबल हो जाएगा तो 24 एंड फिर हाँ करीब कुछ पास इतने ही आसपास रहेगा आपका। तो 1024 आर्मस्ट्रॉन्ग आपकी वेवलेंथ आ गई। आपका ये पोर्शन सिखाने का मेरा कोई लॉजिक नहीं था, ये आप कर लेंगे, इसमें आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे। मेन था आपको ये पोर्शन सिखाना, ये वाला एक पॉइंट आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना कि हमारा जो थ्रेशोल्ड वाला अगर कुछ दे रखा हो, थ्रेशोल्ड लिखा हो या हमारा कट ऑफ लिखा हो, इस तरह का कुछ लिखा हो या मिनिमम पॉइंट कुछ ऐसा लिखा हो, तो वो आपका वर्क फंक्शन की जगह यूज़ होता है। एंड इमिटेड इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर कुछ पूछ लिया जाए, जो इलेक्ट्रॉन निकल गया है उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या एनर्जी कुछ पूछी जाए, तो वो हम यूज़ करेंगे काइनेटिक एनर्जी की जगह। और इंसिडेंट जो रे है हमारी, जो फोटोन हम डाल रहे हैं, जो रेडिएशन हम यूज़ कर रहे हैं, उसका कुछ अगर पूछा जाए तो वो यूज़ करेंगे हम इस एनर्जी की जगह। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, लिख देती हूँ वो क्वेश्चन मैं आपके लिए, उसको आप लोग ट्राई करिएगा ज़रूर। और उसके बाद फिर मैं अब आपके चलती हूँ उन क्वेश्चंस की तरफ जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। बाकी और कुछ 2-4 क्वेश्चंस हैं, मैं चलिए आपको इनके भी फ़ोटो आपको लेके भेज दूँगी। ये विद सॉल्यूशन है क्वेश्चन, और इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, इनका भी मैं आपको एक पेज के हैं सॉल्यूशंस दे दूँगी आपको। और उसके बाद फिर हम मूव करते हैं अपने उन क्वेश्चंस की तरफ जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। पहले मैं एक ही आपको होमवर्क क्वेश्चन और दे देती हूँ, राइट कर देती हूँ वीडियो पॉज करके। हाँ तो गाइस देखिए, आई होप आई एम ऑडिबल, शायद कुछ बीच में हो गया था प्रॉब्लम इंटरनेट का। सो गाइस देखिए, ये है क्वेश्चन आपको, जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसमें आपके काफ़ी सारे फॉर्मूलाज जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में पढ़े हैं वो इस क्वेश्चन में आपके कवर हो जाएंगे। एंड प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और अगर आप इसको खुद कर पाते हैं, करेक्ट कर पाते हैं, तो आप समझिए आपका ये वाला जो फोटो इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर है ना, ये आपका बहुत अच्छे से कवर हो गया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो ज़्यादा कुछ था नहीं, फिर भी अगर उसके कुछ क्वेश्चन 2-4 लेफ्ट ओवर रहेंगे तो मैं लास्ट में कवर करवा दूंगी। एंड इसके बाद अभी हम इस लेक्चर में करने वाले हैं वो होमवर्क क्वेश्चंस जो मैंने आपको आज टेलीग्राम ग्रुप पे जो शेयर किए थे ना आपसे के साथ, टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस कल शेयर किए थे, उनके मैं सॉल्यूशन आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। देखती हूँ कितने कवर हो पाते हैं, अगर सारे नहीं हो पाए तो फिर हम कल के लेक्चर में भी उनको कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद हम करेंगे आपका जो ड्यूअल नेचर वाला चैप्टर है उसके क्वेश्चंस। ठीक है, जब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पहले मैं इसके क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर दूंगी, जैसे आज शेयर करें, जैसे कल शेयर किए थे आपके साथ मैं इस वाले के फोटो इलेक्ट्रिक के, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं काफ़ी क्वेश्चन, उसी तरह से मैं ड्यूअल नेचर के भी क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर दूंगी। एंड देन हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अपने वीडियो में। उसके बाद हम अपना चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एंड आई होप कि नेक्स्ट आपका या तो होगा एक्सरे या फिर आपको रेडियो एक्टिविटी, इनमें से कुछ आपको मैं पढ़ाऊँगी। लेट्स सी कि क्या हम स्टार्ट करते हैं पहले, मगर यही आपका रहेगा। और सब कुछ ये कंप्लीट होने के बाद ना, एक बार जब आपका मॉडर्न फिजिक्स वाला पोर्शन पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो कुछ हमारे एडवांस्ड फैक्ट या थ्योरीज हैं
वो मैं आपको करवाऊंगी, जो मैंने अभी आपको नहीं करवाई है, क्योंकि वो अभी उनको ग्रैब कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब आप एक बार ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे तब हम उन थ्योरीज को पढ़ेंगे, क्योंकि वो क्या है, थ्योरीज कोई एक टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वो उसमें सब कुछ थोड़ा 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 हर टॉपिक का इन्वॉल्व है। तो इनको समझने के लिए ना आपको पहले ये बेसिक टॉपिक्स जो है इनकी समझ होनी ज़रूरी थी। तो एक बार हम ये मॉडर्न फिजिक्स के बेसिक सारा कंप्लीट करके फिर उन कुछ एडवांस टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। ज़्यादा नहीं, बस 2-4 पॉइंट्स ही होते हैं, लेकिन वो समझने के लिए बेसिक्स आना ज़रूरी होता है। तो अभी आई होप आपको यहाँ तक का तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा, जो भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ। एंड आई होप कि जो मैंने आपको कल क्वेश्चन शेयर किए थे आपने उनको देखा होगा और सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। अगर नहीं करी है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करिए और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर आप पहले सॉल्यूशन देख लेंगे तो कुछ समझ आएगा नहीं। और बेस बनाने के लिए मैंने आज आपके साथ ये 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। क्वेश्चंस मैंने आपके साथ भले ही 3 या 4 करवाए हैं, लेकिन मैंने इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, आपको सॉल्व करने के तरीका बता दिया है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, और आपको समझ में आ गया होगा। चेक करने के लिए ये क्वेश्चन दिया है, आप इसको सॉल्व करके देखिए। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आप फिर ज़्यादातर क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं मूव करती हूँ हमारे उन क्वेश्चंस की तरफ जो मैंने आपको आज दिए थे होमवर्क में। कल होमवर्क में मैंने आपके साथ जो शेयर किए थे वर्कशीट सॉल्यूशंस। अच्छा, अब देखिए मैं यहाँ पर ना सारे क्वेश्चंस नहीं टाइप करूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं क्वेश्चन टाइप नहीं करूँगी। प्लीज़ आप वो वर्कशीट आपने जहाँ पे भी डाउनलोड करी है उसको ओपन करिए और साथ में आप देखते चलिए। मैं भी जहाँ मेरे पास है वो मटेरियल वहाँ से सिर्फ क्वेश्चन रीड करूँगी एंड देन उसको सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट, मतलब डोंट थिंक कि मैं उसको पूरा राइट करूँगी तो उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा फालतू में। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 को करने में मुझे पता है आप सबको थोड़ा सा प्रॉब्लम आया होगा, क्योंकि मैंने ये पॉइंट आपको बताया ही नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा भी नहीं। वैसे जब हम रेस पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे, तब ये चीज़ आपको पता चल जाएगा कि किसकी क्या वेवलेंथ होती है। आपका क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ विजिबल लाइट विद मैक्सिमम वेवलेंथ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। आपसे पूछा गया है आपको एनर्जी निकालनी है कब, आपका विजिबल लाइट जो होती है उसकी, ठीक है, विद मैक्सिमम वेवलेंथ अगर उसकी आपको गिवन है फोटो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखिए आपका जो विजिबल लाइट होता है ना, मैंने आपको वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाया था ना, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पार्शन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, वो वाला जो पढ़ाया था। उसी तरह से एक और होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम। उसमें आपका एक्स रेज का वेवलेंथ, आपका माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेज, आपकी सबकी एक अलग अलग वेवलेंथ होती है। सिमिलरली जो आपकी विजिबल लाइट होती है उसका भी एक रेंज होता है। ठीक है, तो वो एक रेंज होता है पर्टिकुलर, वहाँ से लेके वहाँ तक वो आपकी जाती है। शायद वो 3000 से स्टार्ट होकर 30,000 तक वाली जो रेंज, नहीं, 3000 से स्टार्ट होकर शायद आपका करीब करीब 8000 के आसपास तक का रेंज कुछ रहता है उसका। ठीक है, मैं आपको जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाऊंगी ना तब मैं इस वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ा दूंगी। फिलहाल आप सिर्फ समझ लीजिए आपको क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ विजिबल वेव जिसका आपका मैक्सिमम वेवलेंथ पर निकालना है। तो मैक्सिमम मैंने आपको बताया करीब करीब 8000 के करीब रहता है विजिबल लाइट का, 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग के करीब करीब रहता है। एग्जैक्ट मैं अभी आपको देख के चेक करके बताऊंगी एग्जैक्ट वैल्यू। तो हमारा फॉर्मूला तो हमें पता ही है, वेवलेंथ अगर गिवन है तो ये है। वेवलेंथ मैंने आपको बताया विजिबल लाइट के लिए जो मैक्सिमम वेवलेंथ रहता है वो करीब 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग के करीब रहता है। तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो hc/8000 इक्वल्स टू आर्मस्ट्रॉन्ग में गिवन है तो 12400 अपॉन में 8000, इसको 2 कट जाएंगे, सॉरी ये कट गए, ये आ गया 20 और यहाँ पर क्या आएगा आपका 31। अब ये कुछ कट सकता है नहीं कट सकता है, इसको यहाँ 0 को पॉइंट को यहाँ लगा दो तो 1 पॉइंट आपका ये 1.6, मतलब मैं 1.5 आ रहा है मेरा। कुछ हो सकता है मैंने जो 8000 लिया है ना इससे कुछ कम होती होगी, करीब 78 या 7900 के आसपास रहता होगा, तो ये आपका 1.6 आ जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से मेरा 1.5 आ रहा है, ऑप्शन में आपका 1.6 दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, इस वैल्यू के हिसाब से वो कुछ उस पर डिपेंड करेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मेन हमारा क्या था, इसमें हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए था और उसके बेसिस पे हम ये सॉल्व कर देंगे। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब पढ़ाऊंगी मैं आपको तो मैं आपको बता दूंगी किसका वेवलेंथ कहाँ से कितना जाता है कितना नहीं जाता है। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, इसमें हमें क्या पूछा गया है, हमसे पूछा है मोमेंटम। ओके, ये तो आपका ड्यूअल नेचर वाले चैप्टर का आ गया, पर सिंस हमने टॉपिक पढ़ लिया है तो हम इसको कर लेंगे। मोमेंटम ऑफ फोटोन आपसे पूछा गया। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको दिया भी है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने जो अभी आपको वो करवाया था कल परसों, क्वेश्चंस जो दिए थे होमवर्क में, जिसका आस्था सक्सेना ने आंसर भी किया है, शायद मैंने उसमें एक क्वेश्चन दिया भी है आपको। मोमेंटम आपसे पूछा है एंड आपको क्या गिवन है, आपको सॉरी फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी आपको कितनी गिवन है, 1.5 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज, ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब देखिए हमें क्या है, हमें पता है कि हमारा मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है हमारा h/λ। हमने कहाँ पढ़ा है, ये जो ड्यूअल नेचर वाला हमारा चैप्टर है, हमने उसमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था। आइंस्टीन ने इक्वेशन दी थी कि हमारे वेव के पास दोनों चीज़ें होती हैं, पार्टिकल भी होता है और वेवलेंथ भी होता है, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड होने चाहिए हमारे। कैसे रिलेटेड है हमारे, फिर डी ब्रॉगली ने ही इसको थोड़ा चेंज करके अपना वेवलेंथ इक्वल्स टू h/p दे दिया था, इसको सेम को रीराइट कर दिया था। पर सिंस हम अभी ये वाला देखते हैं, क्योंकि हमें मोमेंटम निकालना है h/λ, हमें इसका फॉर्मूला पता है, लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, निकालना क्या है हमें, लैम्डा। तो ऐसे केसेस में हमें पता है कि हमारा लैम्डा क्या होता है, हमारा वेवलेंथ कितना होता है, c/फ्रीक्वेंसी होता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अब हम इसको इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं बाई यूजिंग इन दोनों का हमारा क्या फॉर्मूला बना, h/c/न्यू, ये बन गया c/फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा इसको अगर हम ठीक करके रीराइट करेंगे तो हमारा ये फ्रीक्वेंसी का साइन ऊपर आ जाएगा अपॉन में c, ये फॉर्मूला बन गया हमारा। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे अपना मोमेंटम। h की हमारी क्या होती है, 6.626 इंटू 10⁻−34। अच्छा, अगर अब ये डायरेक्टली HC रहता तो आप यहाँ पर 1240 या 12400 या इसको कुछ रिफॉर्म करके लिख सकते थे, पर सिंस अब यहाँ पर आपका h/c है तो या तो आपको याद होनी चाहिए, और अगर याद नहीं है तो आपको यहाँ पर ये खुद सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, देखिए मैं दिखाती हूँ कैसे। इंटू 10⁻13 अपॉन में, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन, देखिए बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। देखिए सॉरी 8 होता है ना, देखिए 1.5 है, 1.5 का डबल क्या होगा, 3 होगा, तो 1.5 से कट गया 3, नीचे आ गया 2। अब 2 से ऊपर वाला टर्म बहुत इजीली कट जाएगा, 3.3, ये आप पढ़ नहीं सकते यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या नहीं सॉरी 3.313, ये आ गया आपका 3.313 इंटू, ये -34 था और ये 8 था, ये 8 ऊपर जाकर क्या बन जाएगा आपका, लिख देती हूँ, -34 इंटू 10⁻13, ये वाला 13 ये लिख दिया मैंने, ये 10⁻−34 ये आ गया, एंड इंटू 10⁸ आपका क्या हो जाएगा, -8। माइनस माइनस को ऐड कर दो आपस में, दोनों को आपस में ऐड करो, कितना आएगा आपका ऐड करके, 34 में अगर आप 8 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 42। इसमें से अगर अब आपको कितना 13 माइनस करना है तो 13 माइनस करिए, आपका कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पर रह जाएगा 3 में से बन गया 29। तो आपका आंसर क्या आ गया, 3.313 इंटू 10⁻−29। एंड मोमेंटम की जो यूनिट होती है, अच्छा मैंने आप लोगों को शायद इसकी यूनिट पता नहीं बताई है, नहीं बताई है, तो इसकी यूनिट आ जाएगी kg/s। बाकी आप इसके हिसाब से भी ड्राइव कर सकते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट की जगह kg लिख दिया, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का होता है, हर्ट्ज होता है, उसको जब आप रिफॉर्म करेंगे थोड़ा सा तो आपका kg/, एंड स्पीड ऑफ लाइट के लिए आपका आएगा मीटर/सेकेंड, उसको आप चेंज करेंगे ऊपर नीचे कट के, आपकी ये यूनिट आ जाती है। तो मोमेंटम आ गया आपका, ये सॉल्व करके भी दिखा दिया मैंने आपको कैसे सॉल्व करना है, एंड आपका पूरा फॉर्मूला वाइज भी बता दिया कि क्या फॉर्मूला लगना है, कैसे आपको फॉर्मूला ड्राइव करना होता है अगर आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं पूछा गया है। ठीक है, अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 3 से हम, 3 में हमारा क्या पूछा गया है, हमसे पूछा है स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। अच्छा, जो इसका प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें करेक्ट जो ऑप्शन है, जो मैंने अभी सॉल्व करवाया क्वेश्चन नंबर 2, उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। आप लोग चाहें तो राइट डाउन कर लीजिए कहीं पर, बाकी तो मैं अभी बता ही रही हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को भी आप आई से नोट करते हैं, हम लोग करंट को आई से नोट करते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज इट विद द
टर्म इंटेंसिटी, हमारा इंटेंसिटी वाला जो फॉर्मूला होता था ना पावर बाय एरिया वाला, इसको फिर हमने थोड़ा सा रिफॉर्म किया था। मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि मैंने इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन दिया है। सॉरी मिटा दो, जल्दी से मिटा दो। मैंने आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन दिया है तो मैं आपको पूरा फॉर्मूला नहीं बताऊंगी, आप खुद चेक करके लिखिए। तो देखिए ये आपका करंट अलग चीज़ है और ये जो आई है ये इंटेंसिटी है जो हमने ये पावर वाले फॉर्मूले के साथ जो रिलेट करा था ना। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट थिंग कि आप कभी इस फॉर्मूले का यूज़ करके और फिर सोचते रह जाएंगे कि भैया ये कैसे डिपेंड है कैसे डिपेंड है। देखिए सिंपल सा देखिए, आपके ऐसे क्वेश्चंस में ना आप जाया करिए सबसे पहले ऑप्शंस पे। आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले बताइए फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका मेटल सरफेस है, इस पे हमारा एक ये फोटोन आ रहा है कुछ, जिसका एक वर्क फंक्शन क्रॉस करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो रहा है। अब ये जो वर्क फंक्शन है इसको क्रॉस करने के लिए पर्टिकुलर एक वेवलेंथ पे उसको रीच करना है, या एक पर्टिकुलर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है आपकी। ये फ्रीक्वेंसी क्रॉस होने के बाद तो आपका इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाएगा। फिर तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो ही रहा है आपका, फिर चाहे आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़े घटे कम हो ज़्यादा हो, आपका उतना इलेक्ट्रॉन इमिट हो ही रहा है। तो करंट इस पर डिपेंड कर सकता है, डिपेंड करेगा बट बहुत ज़्यादा नहीं। लाइक ऐसा रहेगा कि आपका सपोज ये फ्रीक्वेंसी है और ये करंट है आपका, आपकी ये फ्रीक्वेंसी मान लीजिए इतने पे कुछ, ये आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी, इतने पे कुछ नहीं हो रहा है ना, इसे दिखा दूँ। ये आपका करंट है ना, ये आपका करंट है, इतने पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, फ्लो नहीं हो रहा है। ये आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ बना रही, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी आपकी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कह सकते हैं। यहाँ तक कोई करंट फ्लो नहीं हुआ आपका और इस पॉइंट के बाद आपका एकदम से फ्लो करना शुरू कर गया, बल्कि बहुत स्टीप ग्राफ जाएगा जितना भी जाएगा। अब एक पॉइंट आ जाएगा उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, फ्लो करेगा थोड़ा सा फिर कांस्टेंट आ जाएगा, तो करीब ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा आपका। तो आपका जो है फ्रीक्वेंसी पे तो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर नहीं रहा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। अब चलते हैं हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ठीक है, बी करेक्ट ऑप्शन है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं उसको बाद में डिस्कस करूंगी। तो अब हम चलते हैं सी ऑप्शन की तरफ, जिसमें क्या कहा है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस का हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है फॉर दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? डोंट गो इन द वेव एंड ऑल दोज टॉपिक जहाँ पर आपका इंसिडेंट एंड फोटोन रेज वाला टॉपिक वाले में, डोंट गो देयर, स्टिक टू द टॉपिक के आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा है। तो इस पर कुछ डिपेंड कर सकता है, अगर कुछ डिपेंड करता तो हम इसको पढ़ते। प्लस दूसरी बात, आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा है, आपका इधर से आए इधर से आए इधर से आए इधर से इधर से कहीं से भी आ जाए, सरफेस पे लाइट आने से मतलब है, उसके एंगल से मतलब थोड़ी है किसी भी एंगल से आओ भैया, मैं एनर्जी चाहिए कहीं से भी ला के दो, किसी भी एंगल से ला के दो। एंगल पे डिपेंड करेगा? नहीं डिपेंड करेगा। फिर डी ऑप्शन आपका क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन द एनोड एंड कैथोड। अब एनोड और कैथोड का क्या पॉइंट है आपका कि आपकी जो ट्यूब होती है इसमें आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके एक प्लेट पर गिरा और इसे मूव करा, इधर आया, फिर आपका ये आगे मूव करेगा। ऐसा कुछ हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कहीं पे भी कि एनोड और कैथोड की वजह से कुछ फर्क पड़ता हो, कि हमारा इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा टाइम लैग कितना होता है? टाइम लैग हमारा 0 होता है। तो टाइम लैग तो कुछ होता ही नहीं है इसको पढ़ने के बाद, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें तो टाइम लैग कुछ है ही नहीं, तो डिस्टेंस कैसे मैटर करेगा? स्पीड ऑफ लाइट आपको समझ में आ रही है? आप कितना कितना डिस्टेंस दोगे कैथोड एनोड को कि वो स्पीड ऑफ लाइट उस पर चेंज कर जाए कुछ ऐसा? तो इसीलिए हमारा डिस्टेंस ऑफ कैथोड एनोड भी नहीं होगा। अब बात आती है आपकी इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा? देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक समझाया भी था। इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि हमारा वहाँ पर जो आपको समझाया गया है इंटेंसिटी वाले के साथ, आपको नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन या फोटोन, आप कुछ भी बोल लीजिए, उसके हिसाब से समझाया गया है। ठीक है, तो अब आपका जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही आपका करंट होगा। नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन पे ही तो करंट डायरेक्टली डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो वो इसी चीज़ पर है कि आपका नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, आपके कितने इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, डायरेक्टली तो वो इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन हमारा किस पे डिपेंड करता है कि हमारी इंटेंसिटी कितनी थी। अगर आप फॉर्मूला वाइज जानने की कोशिश करेंगे तो उससे भी मैं भी आपको समझा दूंगी। पहले हम कॉन्सेप्ट वाइज देखते हैं। देखिए सपोज कि हमारी ये एक इंटेंसिटी आई है, मैंने आपको जो ग्राफ बताया है, ये सपोज एक इंटेंसिटी I1 का ग्राफ है, ये इंटेंसिटी I2 का ग्राफ है, और सपोज ये कुछ वर्क फंक्शन है, यहाँ पर ये वर्क फंक्शन कुछ था, यहाँ पे आपका उसने क्रॉस कर लिया और आपका करंट निकालना शुरू कर दिया।
सॉरी ऐसे मत देखिए, ये वाला ग्राफ नहीं था इसका, इस तरह से कुछ ग्राफ बन रहा था, ये ऐसे बन रहा था, ऐसे था, ऐसे, ये आपका एक था। अब आपका ये एक आया था पॉइंट जहाँ पर आपका करंट, देखिए आपका करंट यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ, मान लीजिए यहाँ पर थ्रेशोल्ड इसने क्रॉस किया और यहाँ से करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक पहुँचा और एक पॉइंट के बाद इसने सैचुरेशन अटेंड कर लिया। मैंने यहाँ बताया था ना आपको कि एक पॉइंट के बाद वो सैचुरेशन अटेंड कर लेता है, ठीक है। अब हमारा जब नेक्स्ट वाले इंटेंसिटी मान लीजिए हमने बढ़ा दी, जब इंटेंसिटी बढ़ाई हमने तो हमारे ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन आए, ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन आने से क्या हुआ, हमारे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले तो हमारा ग्राफ का जो है वो सैचुरेशन पॉइंट थोड़ा ऊपर चला गया, ये पढ़ाया था मैंने आपको। तो जैसे हमारी इंटेंसिटी बढ़ी, हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुए वो इंक्रीज हो गए, जिसकी वजह से हमारा जो है वो करंट इंक्रीज हो गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे डिपेंड हुआ, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका किसके, आपके इस पे इंटेंसिटी पे, ठीक है। तो अभी मैं आपको इस वाले ही टॉपिक को थोड़ा फॉर्मूला वाइज भी बता देती हूँ। ये तो आपका कॉन्सेप्चुअल हो गया, ग्राफ से मैंने समझा दिया कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी आपका नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन जितने हैं वो आपके बढ़ते जाएंगे। इंटेंसिटी बढ़ने का क्या मतलब है आपका, देखिए एक फोटोन आ रहा है आपका, इंटेंसिटी बढ़ा दी तो एक की जगह कितने आएंगे, 10 फोटोन। 10 फोटोन आने का मतलब क्या है, आपकी एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड भी बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन इमिटेड बढ़ गए तो आपका करंट बढ़ गया। अब सपोज ये आपकी जो फोटोन है ये आपका एक की बजाय आ रहा है, एक एक पहले 1 से 10 हुआ, अब मान लीजिए ये एक की बजाय आपका आना शुरू हो गया 0.5, तो आपका 0.5 तो एनर्जी कम हो गई, तो आपका इलेक्ट्रॉन ही नहीं कम निकलेंगे, या फिर हो सकता है बर्क फंक्शन क्रॉस नहीं करा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो आपका करंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये कैसे डिपेंड हो गया इंटेंसिटी पे, आप समझ गए। अब मैं आपको ये चीज़ थोड़ा सा फॉर्मूला वाइज भी समझा देती हूँ कि हम फॉर्मूला वाइज इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला बताया था वहाँ से आपको P(NH)(c)/λ ये सिखाया था। यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, P(λ)/hc = n, ये मैंने आपको बताया था। फिर जब हमने फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फ्लक्स जो हमने पढ़ा था कि हमारा ये हमने पढ़ा था ना, फ्लक्स ऐसे करके था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितने आपके इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं वो हमारा बताता है कि हमारा फोटोन का फ्लक्स कितना है। तो फोटोन फ्लक्स हमारा कितना था, मैंने बताया था कि आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में से, ये बताया था मैंने आपको। अब यहाँ पर अगर हम इस फ्लक्स की जगह, सॉरी हमारा फ्लक्स हमने क्या बताया आपको कि हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एरिया में से क्रॉस कर रहे हैं। अब इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम दोबारा ये फॉर्मूला रख सकते हैं, तो क्या बन गया था, P(λ)(hc) ये एरिया था। अब ये वाली चीज़ एक मैंने आपको बताई है कि हमारा P/A जो होता है, ये P/A ये आपका किस पे डिपेंड, ये P/A क्या होता है आपकी, ये होता है आपका इंटेंसिटी। तो हम यहाँ पर P/A की जगह इंटेंसिटी लिख सकते हैं, तो I(λ)(hc) = फ्लक्स, ठीक है। तो बेसिकली आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमिटेड हुए वो कहीं ना कहीं आपके डिपेंड होगा इंटेंसिटी पे, या फ्लक्स की जगह आप इसको N/A लिख दीजिए, सॉरी ए तो आपका यहाँ पे कंज्यूम हो गया ना, इसकी जगह वो आपने पुट किया और ए, ठीक है। आपका फ्लक्स जो है नंबर ऑफ फोटोन आपने जितना आपका निकला वो आपका किस पे डिपेंड हो गया, इंटेंसिटी पे डिपेंड हो गया, ठीक है। तो अगर वो आपका इंटेंसिटी पे डिपेंड है तो यहाँ से आप ये चीज़ कह सकते हैं कि आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंटेंसिटी पे आपका डिपेंड है तो आप कह सकते हैं कि आपका करंट जो होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके होगा, क्योंकि करंट आपका इसी वजह से है कि आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका मैथमेटिकली उस चीज़ को प्रूव कर दिया, और यहाँ पे जो ग्राफ बना के समझाया है मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझा दिया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस तो मुझे लग रहा है आज ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, एक लेक्चर और लेना पड़ेगा क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में क्या है ना, कुछ कॉन्सेप्ट है। अब उसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता कि मैं सिर्फ आपको ऑप्शन बता दूँ, करेक्ट ऑप्शन सिर्फ बताना ही रहता अगर, तो मेरे पास तो ऑप्शंस की लिस्ट भी रखी है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, मैं डायरेक्टली वो लिस्ट ही नहीं अपलोड कर देती फिर आपके लिए, है ना। ये वाला लेक्चर लेने की ज़रूरत ही क्या थी, ये लेक्चर लेने की सिर्फ बात इतनी केस की कि होता क्या है हमारे साथ, हम थ्योरी पढ़ लेते हैं बैठ के और रट लेते हैं, मगर फिजिक्स और मैथ्स वो सब्जेक्ट नहीं है जो रट के काम चल जाए जिसका, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 4 क्वेश्चन हमने देख लिए इसके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
When light falls on photosensitive surface, electrons are emitted from the surface. The kinetic energy of the electron does not depend on. तो आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें पूछा गया है कि जब हम अपना जो लाइट है उसको इमिट करते हैं आपके मेटल सरफेस पे और हमारा इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से निकलता है, तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो किस पे डिपेंड नहीं करती है, आपको ये बताना है। देखिए काइनेटिक एनर्जी का, इसको आप देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात, सबसे पहले क्या आएगा, आपका फोटोन इस मेटल सरफेस पर आएगा और इसमें से आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसके पास आपकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो मेटल पे तो ये 100% डिपेंड कर रही है। क्यों? आपका मेटल क्या है उससे ही आपका वर्क फंक्शन पता चलता है। सपोज आपका ये ये है आपका एक मेटल सरफेस, इसका वर्क फंक्शन है 5 जूल और ये 10 जूल आपकी एनर्जी इस पर आई। अब 10 जूल एनर्जी आने के बाद 5 जूल तो वर्क फंक्शन को निकालने में कंज्यूम हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी बची? कुल 5 जूल। अब सपोज ये ऐसा मेटल होता जिसका वर्क फंक्शन आपका सिर्फ 1 होता, तो ये 10 जूल आता, यहाँ पर 1 कंज्यूम होता और काइनेटिक एनर्जी आपकी 9 जूल आती। सोचिए कितना फास्ट इलेक्ट्रॉन जाता। अब सपोज ये ऐसा मेटल सरफेस होता जिसका वर्क फंक्शन 11 होता, तो जब वर्क फंक्शन 11 है, ये छोड़िए वर्क फंक्शन आपका इसका 10 होता, तो वर्क फंक्शन 10 होने का मतलब क्या है कि यह आपका सिर्फ इलेक्ट्रॉन यहाँ क्रॉस करेगा मगर मूव नहीं कर पाएगा और वापस इसमें गिर जाएगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी 0 आ गई इस केस में। अब सपोज आपका इसका वर्क फंक्शन 11 होता तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट ही नहीं कर पाता, तो आपका मेटल सरफेस के ऊपर 100% वो डिपेंड करेगा। मुझे पता है ज़्यादातर लोगों का यही आंसर होगा, स्पेशली प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद तो 100% यही आंसर लिया होगा सबने। तो इस पर हमारा डिपेंड करता है। और काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला तो बचपन से हम पढ़ते आए हैं, hc/λ या फिर h म्यू। तो आपका फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड हो गया, वेवलेंथ पे भी डिपेंड हो गया, मेटल सरफेस पे भी डिपेंड हो गया। आंसर क्या आया आपका इसका? ऑप्शन नंबर 4, जो क्या है आपकी इंटेंसिटी। ठीक, इस पे आपका क्या डिपेंड करता है? आपकी काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी है इलेक्ट्रॉन के पास। अब आप बोलेंगे मैडम पिछले क्वेश्चन में तो आपने बताया इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो देखिए बच्चों, मैंने वहाँ क्या बताया है और यहाँ क्या डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। देख एक सेकेंड, देखिए आपका वहाँ क्या बताया मैंने और यहाँ क्या चीज़ है। वहाँ इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इमिट हो रहे हैं। ठीक है, इमिट वाले वर्क फंक्शन से रिलेटेड हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके कितने इमिट हो रहे हैं। और यहाँ सवाल में पूछा गया है कि जो इमिट हो गए उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी, तो वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। इंटेंसिटी तो इज लाइक कि आपको वो देता जा रहा है फोटोन और उससे आपका जो सरफेस है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से निकलेंगे ये डिपेंड करेगा या तो ये जो इंसिडेंट फोटोन है इसकी वेवलेंथ पे, इसकी फ्रीक्वेंसी पे, इसकी एनर्जी पे, या फिर मेटल सरफेस के ऊपर कि आपका मेटल कौन सा है, उसका वर्क फंक्शन क्या है, इस सब चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा आपकी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इमिटेड इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे आपके, डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे। ठीक है, अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या है दोनों क्वेश्चंस यहाँ पर क्यों पूछे गए आपसे, ताकि आपका जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो सके आपका कॉन्सेप्ट। आपका जो इमिटेड फोटोन है वो डिपेंड करता है आपका इस चीज़ के ऊपर, इमिटेड फोटोन डिपेंड करता है आपका इंटेंसिटी के ऊपर, एंड आपका जो मूव कर रहा है फोटोन, जो आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर गया इमिट होने के बाद, वो आपका इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अब लेट मी चेक कि हमारी क्लास कितनी लंबी हो गई है, सो दैट कि बहुत लंबी क्लास नहीं। अच्छा गाइस देखिए, ऑलरेडी हमारा 1 आवर क्रॉस हो चुका है इस क्लास का, एंड आई डोंट वांट कि क्लास 4-5 घंटे की हो जाए, ताकि आप में से आधे लोग तो इस क्लास को देखें ही नहीं फिर। तो मैं अब क्या करूँगी, इसका आपको नेक्स्ट में ही करवाऊँगी, क्योंकि क्वेश्चंस करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो फिर मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको ये इस वाले चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी, एंड आप हो जाएगा जल्दी जल्दी। रीज़न इज दैट कि मेन क्या होता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना मेन पॉइंट होता है। तो कॉन्सेप्ट हमने जो मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो पहले करवाए थे, जिसमें मैंने खुद लिखे थे आपको क्वेश्चंस,
वहाँ से मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको किस तरह से सॉल्व करना होता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको फॉर्मूला कैसे बनाना है, कैसे निकालना है फॉर्मूला, आपको कन्वर्ट कैसे करना है, आपको यूनिट का ख्याल रखना है, ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी है। फिर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देख के हमारे थोड़े से और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गए और थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो गई। अब कुछ करीब इसमें 12-15 क्वेश्चन रह गए होंगे, 15-20 क्वेश्चन, वो मैं या तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर करवा दूंगी, या फिर आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके और जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर अपलोड करिए। अगर आपने ये क्वेश्चन करके सॉल्व टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिए तो फिर मैं इन क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करवाऊंगी और हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे। और अगर तो आप लोग इसको अपलोड नहीं करते हैं तो फिर मैं समझूंगी कि आपको ये समझ नहीं आया है और फिर मुझे ये क्वेश्चंस करवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में कहा था अगर हम एक टॉपिक भी करेंगे तो हम उसको इतना 100% करेंगे कि हमारा उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। डोंट वरी, एक टॉपिक नहीं करवाऊंगी, पूरा सब पढ़ाऊंगी, बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि हम जो भी पढ़ें उसको इतने अच्छे से पढ़ें कि उसमें से एटलीस्ट हमारा कुछ ना छूटे। बाकी कहीं कुछ छूटता है, कुछ होता है ना, कई बार कुछ अनकंडीशनल क्वेश्चन आ गया। आप 30 में से मान लीजिए हम 30 का टारगेट लेके तो चल रहे हैं, हमें पूरा का पूरा फिजिक्स अटैम्प्ट करना है या पूरा का पूरा मैथ्स में भी 30/30 करना है, पर सपोज एक आध क्वेश्चन ऐसा आ गया जो हमने नहीं पढ़ा था तो वो अलग बात है, मगर यहाँ तो जो हमने पढ़ा है उसमें से कुछ ना छूटे ना, इसीलिए मैं आपको इतना सारा प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे आप उस पर टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कीजिए। अगर आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं तो वेल एंड गुड, नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा। और अगर आप नहीं शेयर करवा पाते हैं तो फिर मुझे सॉल्यूशन करवाने पड़ेंगे। और टाइम अभी आपके पास कितना है, देखिए आज है 1 जनवरी, कल 2 जनवरी को आपका मैथ्स का लेक्चर आएगा, तो अब आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा 3 जनवरी को, तो आपका 3 जनवरी तक का टाइम है, बल्कि 2 जनवरी को शाम 5 बजे तक का टाइम है, क्योंकि फिर मुझे मटेरियल बनाना होता है ना उसके हिसाब से कि फिर 3 जनवरी को क्या पढ़ाना है वो डिसाइड करना रहता है। तो 2 जनवरी 5 बजे तक का टाइम है आपके पास। आप या तो फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपलोड कर दीजिए टेलीग्राम ग्रुप पे, जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस हैं हमारे, और अगर नहीं हो पाता है तो फिर मुझे 3 जनवरी की क्लास में आपके यही क्वेश्चन सॉल्व करवाने पड़ेंगे। आगे आप लोग का चॉइस है, आपको अपना क्लास चाहिए या वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा, देखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ नया जाना, कुछ नया सीखा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब करा है। और अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, उनके रिश्तेदारों से, सबसे प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाइए ताकि ये चैनल ग्रो करे, इसकी रीच बढ़े और मुझे पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आए। एक दो सब्सक्राइबर आते हैं मेरे दिन भर में मुश्किल से। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, या उससे बेहतर ऑप्शन है टेलीग्राम ग्रुप जो है ना हमारा, उस पर आप पूछिए, क्योंकि ज़्यादा है वहाँ पे स्टूडेंट्स, तो अगर मैं नहीं भी रिप्लाई कर पाती हूँ तो वहाँ कोई ना कोई स्टूडेंट रिप्लाई कर देता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ।